जितने भी स्टूडेंट कक्षा 10 में पढ़ते हैं और 18 फरवरी को बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पेश है आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ। और हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में 80% से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैच करते हैं। तो इसीलिए हम आप लोग को जो पेपर बताने वाले हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ में, ये है वायरल पेपर और 80% से ज़्यादा प्रश्न आपका इसी पेपर में से मैच करेगा। और 18 फरवरी को जो आपका 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा, 18 फरवरी को हिंदी का पेपर, उसमें बहुत सारे प्रश्न यही से आएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे ही हम पेपर को लेंगे अपने हाथ में, इसे सॉल्व करने के लिए शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिया रहेगा अनुक्रमांक। तो यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक एकदम अच्छे से सही भर दीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा। यहाँ अनुक्रमांक नाम आप भर देंगे और ये जो कोड दिया हुआ है 801 BAC कोड, ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसी का प्रीवियस ईयर पेपर इसी वाले का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये 2025 का आपका जो हिंदी का एग्जाम हुआ था उसी में से लिया गया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है, बिल्कुल इसे मत छोड़िएगा। पूरा पेपर आपका 70 अंकों का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और इस पेपर को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ नोट पॉइंट दिए जाते हैं। नोट में क्या क्या है, जैसे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। और ये जो प्रश्न पत्र रहेगा ये खंड अ और खंड ब में विभाजित रहेगा। इसके बाद क्या है कि इस प्रश्न पत्र में खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करके ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले या फिर काले पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरीके से रंगना रहेगा। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए आपको 1 अंक निर्धारित रहेंगे और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में नहीं रहती। बहुविकल्पी प्रश्न हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। कोई भी प्रश्न मत छोड़िएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रश्नों को हल करेंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। ओएमआर शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटना नहीं है, इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके निर्धारित अंक दिए रहेंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित होंगे और खंड ब के जो प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर यथासंभव अगर हो सके तो क्रमानुसार आपको लिखने का प्रयास करना है। जो प्रश्न नहीं आता होगा उस पर समय बिल्कुल नष्ट मत करिएगा और वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको सुंदर, स्पष्ट एवं पठनीय लेखन पर विशेष ध्यान देना है। यानी कि प्रश्न का उत्तर लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि हैंडराइटिंग आपकी सुंदर हो, स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ हो और ऐसा लिखिएगा कि जो आपका एग्जामिनर रहेगा, कॉपी चेक करने वाला, उसे आपकी हैंडराइटिंग समझ में आ सके। तो पेपर हमारा इस तरीके से स्टार्ट होगा, खंड अ के साथ में, बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ में। तो चलिए फटाफट से हम इसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पूरा इसका सॉल्यूशन भी करना है। तो देखिए, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरू होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इसमें से कौन सा है जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो पहले वाले का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नील देवी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। प्रश्न संख्या दूसरा कि किस लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है? कौन से लेखक थे जिनके निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया था? तो प्रश्न संख्या दूसरे का ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है आपका। ऑप्शन डी करेक्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध है चिंतामणि के नाम से संकलित किया गया था। प्रश्न संख्या तीसरा कि प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है। इसमें से कौन सा है जो प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है? तो प्रश्न संख्या तीसरे का बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चित्रलेखा जो है ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे को हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर चौथा कि कारवां एकांकी के लेखक कौन है। कारवां एकांकी के लेखक कौन है, चलिए बताइए। तो प्रश्न संख्या चौथे का ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। कारवां एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं। कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या पांचवा कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तूफानों के बीच इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तो प्रश्न संख्या पांचवे का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, रांगिया राघव। कौन है? रांगिया राघव जी ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज को लिखा था। क्वेश्चन नंबर छठवां रसराज के रचयिता कौन है। तो प्रश्न संख्या छठवें का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि मतीराम जी ने रसराज को लिखा था, यानी कि रसराज के रचयिता मतीराम जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सातवां निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है। हम जानते हैं धाराएं ढेर सारी हैं, रीति मुक्त रीति सिद्ध। तो बताइए रीति मुक्त काव्य धारा का कौन सा कवि नहीं है। तो प्रश्न संख्या सातवें का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, केशव दास जी। केशव दास जी रीति मुक्त के नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां क्या कह रहा है कि प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि नहीं है, या फिर प्रगतिवादी युग के कवि कौन से नहीं है। तो प्रश्न संख्या आठवें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद जी प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखें, तार सप्तक का संपादन किसने किया था। भारत भूषण अग्रवाल ने, महादेवी वर्मा ने, अगेन ने, या फिर जयशंकर प्रसाद जी ने। तो तार सप्तक का संपादन किया था गे जी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10वें की बात करें कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। बताइए प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है प्रिय प्रवास रचना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृष्णा की उसके अंतर में होली। हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। इस उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब बताइए किसी को भूख लगा है, वो भूख के मारे व्याकुल है, तो इसमें हमें कौन सा रस दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें है करुण रस। इसके बाद प्रश्न संख्या 12वां कह रहा है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न संख्या 12वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें है रूपक अलंकार। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। बताइए रोला छंद में कितनी मात्राएं होंगी। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रोला छंद में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को हम देखेंगे कि उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसमें कौन सा है जो उप उपसर्ग से नहीं बना है। सबके आगे हमें उप दिख रहा है, परंतु कौन सा है जो उप उपसर्ग से बना नहीं है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त आपके उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 15 की नीलोत्पल में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय अथवा बहुव्रीहि समास। तो नीलोत्पल में बताइए कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय जो है नीलोत्पल में कर्मधारय समास है आपका। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 को हम देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। गेहूं का तत्सम रूप क्या है। गेहूं का तत्सम रूप क्या है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गोधूम। गोधूम में आपके गेहूं का तत्सम रूप। प्रश्न संख्या 17 की त्वया में विभक्ति और वचन कौन सा है। त्वया में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तृतीया विभक्ति एक वचन। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 की रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। इसमें से कौन सा है जो रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य अथवा मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर जो है ये ए वाला प्रश्न
प्रश्नवाचक वाक्य है, ये वाक्य का भेद नहीं माना जाता। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 पर आगे बढ़ें कि राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया, इसमें कौन सा वाच्य है? बताइए, राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया, इसमें कौन सा वाच्य है? तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें है कर्मवाच्य। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 की इनमें से अविकारी का चयन करना है, इसमें अविकारी कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्रिया विशेषण। अविकारी आपका क्रिया विशेषण है, ये न ही संज्ञा है, न ही सर्वनाम है और न ही क्रिया है। इसके बाद चलिए हम प्रश्न संख्या खंड ब में आगे बढ़ते हैं। खंड ब जो कि हमारे वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित रहेगा। तो इस पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 प्रश्न हैं, तीनों के उत्तर देने पर आपको 6 अंक निर्धारित है सही उत्तर देने पर। तो चलिए सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं कि मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपनों को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी संभव होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना। संदर्भ में क्या होता है कि ये किसने लिखा है ये आपको बताना है और ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो ये जो निंदा वाला है ये चैप्टर से लिया गया है। कौन से चैप्टर से? इस चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। कौन सा है? कॉपी पेन ले करके बैठिए और लिखते चलिए। इसका नाम है चैप्टर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और साथ ही साथ में इसके बाद इसको लिखा किसने था ये आपको बताना है। तो ये लिखा गया था रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। किसके द्वारा? ये लिखा गया था रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। तो रेखांकित अंश क्या है कि संसार में कोई भी व्यक्ति मनुष्य की निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में जो आपके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी ये कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए और यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है तो उसके वजह से आप नहीं गिरेंगे। यदि आप गिरेंगे तो कारण ये होगा कि सद्गुणों का आपके अंदर कमी होगा, यानी कि जब चरित्र सही नहीं रहेगा, सद्गुणों का ह्रास हुआ रहेगा, आप तभी गिर सकते हैं। अन्यथा किसी के निंदा करने या ना करने से आज तक कोई भी मनुष्य नहीं गिरा है और ना ही गिरेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी व्यक्ति की उन्नति कब संभव है। तो देखिए आंसर आपका लास्ट लाइन में दिया है कि किसी व्यक्ति की उन्नति तभी संभव होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा और अपने गुणों का विकास करेगा। तो ये पहला वाला गद्यांश का आंसर इस तरीके से हो गया। और अगर आप चाहें कि नहीं हमें ऐसे नहीं दूसरे वाले का आंसर देना है तो अथवा के रूप में आप अगले वाले को भी कर सकते हैं। अगला वाला देखिए क्या कह रहा है कि मानव को चंद्रमा पर उतारने का ये सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे, चंद्रतल पर मानव के पग के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उसी धूली धूसरित अनछुई सतह पर पड़े तो मानो वो हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों और कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ।
कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। तो ये आपका गद्यांश है। 3 प्रश्न यहाँ पर है। संभवतः इसके लिए भी आपको 2+2+2 यानी 6 अंक मिल सकते हैं, और वो भी उस कंडीशन में जब आप सारे प्रश्नों को सही से करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना आप सभी को। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत ये जो गद्यांश है ये किसके द्वारा है। आप लिखेंगे कि ये जो आपका गद्यांश है ये लिखा है कौन, ये लिखे हैं जयप्रकाश भारती जी। कौन लिखे हैं, तो ये लिखा गया है आपका जयप्रकाश भारती जी के द्वारा। किसके द्वारा, ये लिखा गया है आपका जयप्रकाश भारती जी के द्वारा ये लिखा गया है। और चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का आपके नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये आपके चैप्टर का नाम है और लिखे हैं जयप्रकाश भारती जी। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में पानी में चंदा और चांद पर आदमी चैप्टर से लिया गया है, जिसके कि लेखक है जयप्रकाश भारती जी। और इसके बाद ये आपका गद्यांश का संदर्भ हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। तो रेखांकित अंश क्या है कि जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूलि धूसरित अनछुई सतह पर पड़े, तो मानो वो हजारों लाखों साल से पालित पोसी सैकड़ों अंधविश्वासों एवं कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और आप लिखेंगे इसके बारे में, आप लिखेंगे इसके बारे में क्या लिखेंगे कि जैसे ही मनुष्य में चंद्रमा पर पैर रखा, यानी कि जैसे ही वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पैर को रखा, तो कई सारे जो अंधविश्वास थे और ढेर सारी जो कल्पनाएं थीं उन सभी का अंत हो गया। अब आप सोचेंगे ये कैसे संभव है, चंद्रमा पर जाने से अंधविश्वासों एवं कल्पनाओं का अंत कैसे हुआ। तो देखिए ये संभव है। जैसे कि पहले बहुत सारे लोग कहते थे अरे चंद्रमा पर जाना तो संभव ही नहीं है, यदि मनुष्य वहां पर गया तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंद्रमा पर लोग गए भी, आए भी एवं विनाश भी न हुआ। और तो लोग कहते थे कि चंद्रमा में कोई दाग धब्बे नहीं है, लेकिन है चंद्रमा में दाग धब्बे तो नहीं, परंतु वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ऐसी और बहुत सारे लोग कल्पना करते थे कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा चमकीला वैसा जगह है, बहुत ज़्यादा सुकून सा, मतलब बहुत सारी कल्पनाएं की जाती थी, परंतु अब उन कल्पनाओं का और ढेर सारे अंधविश्वासों का नाश हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी भी स्त्री को चंद्रमुखी कहलाना रुचिकर क्यों नहीं लगेगा। अब आप बताइए कि किसी भी स्त्री को चंद्रमुखी कहलाना रुचिकर क्यों नहीं लगेगा। तो इसका आंसर एकदम लास्ट में है कि कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत एवं जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। तो आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे कि किसी भी स्त्री को चंद्रमुखी कहलाना रुचिकर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। और इसके बाद गद्यांश हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे पद्यांश की तरफ। तो निम्नलिखित में से किसी पद्यांश पर आधारित उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देना। जैसे गद्यांश में आपके 6 अंक निर्धारित थे, वैसे ही ये आपके पद्यांश में भी 6 अंक निर्धारित है, 3 प्रश्नों के लिए 2-2 अंकों के। तो पद्यांश आपका पहला वाला क्या है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्यामु हरित दुति होई, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैर पर आतपु परयो प्रभात।
तो बताइए, ये इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना। तो संदर्भ में आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम और किसने लिखा है वो लिखा जाता है। तो ये आपका है किसके द्वारा, ये है बिहारी लाल की। ये किसने लिखा है, ये लिखे हैं बिहारी लाल ने। किसने लिखा है बताओ, ये लिखे हैं बिहारी लाल ने। और चैप्टर का नाम है आपके भक्ति। चैप्टर का नाम है भक्ति। और कहाँ से लिया गया है, ये लिखा गया है बिहारी सतसई से। कहाँ से, ये लिया गया है बिहारी सतसई से। बिहारी सतसई से लिया गया भक्ति चैप्टर से, और लिखे हैं बिहारी लाल जी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पद्यांश का संदर्भ लिखना। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी में बिहारी सतसई से संकलित भक्ति नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके कि कवि कौन है, बिहारी लाल जी हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना, यानी जो दूसरा दोहा रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना। तो रेखांकित अंश या फिर दूसरा दोहा यहाँ पर है कि सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यानी कि इसका क्या मतलब है, आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि श्री कृष्ण जी ने जो पीला पीताम्बर पहना हुआ है वो उनके सलोने शरीर पर इतना ज़्यादा शोभायमान हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप बिखरी हुई हो। यह आपके रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि कवि किससे अपनी भव बाधा दूर करने की प्रार्थना कर रहा है। तो कवि जो है ये राधा जी से अपनी भव बाधा को दूर करने की प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है। और अगर ये वाला आपको न आ रहा हो तो अथवा के रूप में यहाँ पर क्या है, दूसरा आप पद्यांश कर सकते हैं। तो दूसरा पद्यांश क्या है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण करनो जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना। तो ये जो आपका चैप्टर था ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था स्वदेश प्रेम से। कहाँ से, ये लिया गया था स्वदेश प्रेम से। स्वदेश प्रेम से लिया गया था और इसको लिखने वाले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। कौन है, राम नरेश त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम से लिया गया। राम नरेश त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम से लिया गया था। इसके बाद दूसरा है कि पद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। तो चलिए देखते हैं कि इसमें रेखांकित अंश आपका कौन सा है। तो रेखांकित अंश ये है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण करनो जीवन संबल। यानी कि इसमें जो आपके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि एक इंसान को कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से कदापि नहीं डरना चाहिए। अरे मृत्यु तो एक विश्राम स्थल के समान है, मृत्यु का हमें निर्भय होकर के स्वागत करना चाहिए। मृत्यु एक ऐसा विश्राम स्थल है जैसे कि कोई थका हारा हुआ इंसान बैठ करके विश्राम करके फिर से चलता है, वैसे ही पूरे जीवन से थके हुए आप मृत्यु को जब प्राप्त हो जाएंगे तो विश्राम स्थल के समान वो रहेगा और फिर वहां से नया जीवन आपको प्रदान हो जाएगा। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। लास्ट तीसरा क्वेश्चन है कि काया रूपी वस्त्र बहाकर में कौन सा अलंकार है। काया रूपी वस्त्र बहाकर में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर है कि इसमें है रूपक अलंकार। कौन सा है, काया रूपी वस्त्र बहाकर में आपका रूपक अलंकार है। इसके बाद 2 प्रश्न हमारा हो गया। प्रश्न संख्या तीसरा कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। इसके लिए आपको 2 + 3 यानी कि 5 अंक निर्धारित हैं।
तो सबसे पहले इसका आपको ससंदर्भ हिंदी अनुवाद यानी कि संदर्भ देना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए क्या है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी यम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिताः। अब जैसा कि सबसे पहले ही हमें पता चल गया कि ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किससे? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब ससंदर्भ अनुवाद डाल करके आप क्या लिखेंगे? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यानी कि वाराणसी जो है ये सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, ये विमल सलिल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, यानी कि इसके घाटों की जो वलयाकार आकृतियां हैं ये चंद्रमा की धवल चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, यानी कि अनगिनत जो पर्यटक घूमने वाले यात्री हैं ये बहुत ज़्यादा दूर दूर देशों से यहाँ रोज ही आते रहते हैं। अस्याः घट्टानाश्च शोभाम विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति, और जो घूमने वाले लोग हैं ये इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके बाद अगर आप ये न कर पाए तो अथवा के रूप में दूसरा संस्कृत आपके सामने है कि आम स्वीकृतः समयः इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नगरीम अवदत्। तो जैसा कि इसमें नागरिक और ग्रामीण लिखा हुआ हमें मिल गया, तो संदर्भ आपको क्या पता चल गया कि ये कौन से चैप्टर से है? ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणः से। कहाँ से? ये है आपके प्रबुद्धो ग्रामीणः चैप्टर से लिया गया है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत जो गद्यांश है ये हमारे हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से लिया गया है, पाठ से अवतरित है। और जब आप इसकी ससंदर्भ हिंदी में संदर्भ आपने लिख दिया, अब जब आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि अस्वीकृता समयः, यानी कि ठीक है मुझे प्रश्न स्वीकार है, इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणक नागरिकम अवदत्, यानी कि ऐसा क्या करके उस नागरिक ने ग्रामीण से कहा। प्रथम भवान एव पृच्छत, यानी कि सबसे पहले आप प्रश्न पूछिए। नागरिकम तम ग्रामीणम अकथयत, लेकिन फिर नागरिक ने ग्रामीण से कहा कि त्वमें प्रथम पृच्छ, यानी कि नहीं नहीं पहले तुम प्रश्न पूछो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीणः, ये सुनकर के ग्रामीण ने कहा युक्तम अहमेव प्रथम पृच्छामि, यानी कि ठीक है मैं ही पहले प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका अनुवाद कर देंगे। अब हम जानते हैं संस्कृत गद्यांश के बाद संस्कृत पद्यांश आ जाता है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। तो सबसे पहला वाला आपका कौन सा है संस्कृत में पद्यांश कि माता गुरुतरा भूमेः खात पितोच्च तरस्थता मनम शीघ्रतरम बातात चिंता बहुतरी त्रीड़ात। तो जैसा कि ये आप जानते हैं कि संस्कृत के कौन से चैप्टर से है, ये लिया गया है आपके जीवन सूत्राणी से। जीवन सूत्राणी जो आपका चैप्टर है उसी से ये लिया गया है। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारे हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। और इसके बाद हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे कि माता गुरुतरा भूमि, यानी कि माता भूमि से भी भारी है। खात पितोच तरस्थता, यानी कि पिता आकाश से भी ऊंचा है। मनम शीघ्रतरम वातात, मन जो है ये वायु से भी ज्यादा शीघ्रगामी है। चिंता बहुतरी त्रीड़ात, और जो चिंता है
चिंता तिनके से भी ज़्यादा दुर्बल है, यानी कि हमें जला देने वाली है। यदि किसी चीज़ की चिंता हो गई तो हम लोग कभी नहीं बचेंगे, पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो इसका आप कैसे अनुवाद करेंगे कि माता भूमि से भारी है एवं पिता आकाश से ऊंचा है, मनवायु से भी शीघ्रगामी एवं चिंता तिनके से भी ज़्यादा दुर्बल है, यानी कि जला देने वाली है। आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं, या फिर अथवा के रूप में आपको दूसरा भी मिल जाता है कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो ये हम जानते हैं कि ये संस्कृत के कौन से, ये संस्कृत के आपके वीरः वीरेण पूज्यते नामक चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? संस्कृत के आपके ये वाला जो चैप्टर है वीरः वीरेण पूज्यते, यानी कि वीर की वीर के द्वारा पूजा की जाती है। तो वीरः वीरेण पूज्यते नामक ये चैप्टर से आपका लिया गया है। तो संदर्भ आपका लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत जो आपका पद्यांश है ये हमारे अनिवार्य संस्कृत के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। और हिंदी अनुवाद आप कैसे करेंगे कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, यानी कि यदि तुम मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। जित्वा वा मोक्षसे महिम, यानी कि अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी का सुख प्राप्त करोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेयम, यानी कि इसीलिए हे कुंतेय, कुंतेय का मतलब है अर्जुन, इसीलिए हे अर्जुन युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्ध करने का निश्चय करो, यानी कि तुम युद्ध के लिए आगे बढ़ो, युद्ध करो। तो अनुवाद आप कैसे लिखेंगे कि हे अर्जुन यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का सुख धारण करोगे, इसीलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। इसके बाद प्रश्न संख्या 5वें में आपको अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना रहेगा। आप देख लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है। मुक्तिदूत खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखना, मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण करना। आपके यहाँ जो भी चलता हो हम 1 बाय 1 करके सारा अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, और इसमें बताएंगे सारे का तो काफी ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो जो भी खंडकाव्य वाला है आपके जिले में कौन सा चलता है आप कमेंट करिए, हम उस पर अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपके यहाँ ज्योति जवाहर चलता हो तो खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण एवं चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु तैयार कर लीजिएगा। अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण एवं पंचम सर्ग की कथा वस्तु, मेवाड़ मुकुट के प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण एवं प्रथम सर्ग का सारांश, जय सुभाष खंडकाव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु एवं नायक का चरित्र चित्रण, मातृभूमि के नायक का चरित्र चित्रण या फिर प्रथम सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखना। अगर आपके यहाँ कर्ण चलता हो तो पंचम सर्ग या फिर कुंती का चरित्र चित्रण, कर्मवीर भरत के लिए द्वितीय सर्ग या फिर नायक का चरित्र चित्रण, तुमुल खंडकाव्य के तृतीय सर्ग या फिर नायक का चरित्र चित्रण। तो जो भी आपके यहाँ चलता हो। इसके बाद 6वें प्रश्न में दिए गए किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। जीवन परिचय के साथ रचनाओं को अच्छे तरीके से लिखने पर आपको 5 अंक मिल जाएंगे। इसमें 4 लोग हैं, रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी एवं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चारों लोगों का हमने करवा दिया है, आप जाकर के वीडियो के प्लेलिस्ट में देख लीजिए अलग से। नहीं हुआ हो तो कमेंट करिए, हम करवा देंगे। कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख करना। सूरदास, रसखान, मैथिली शरणगुप्त एवं अशोक बाजपेयी। तो जिसका भी आपको याद हो। इसके बाद अगला है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो जो भी आपको याद होगा इस प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा वो आप लिख सकते हैं। 8वें में आपके मित्र ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसको आपको एक बधाई पत्र लिखना, या फिर अथवा के रूप में डेंगू एवं मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिले के चिकित्सालयों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखना।
तो पत्र भी अगर आपको ना आए तो कमेंट करिए, अलग से वीडियो हम जरूर से लेकर के आएंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना। तो यहाँ पर 4 प्रश्न है, इसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सबसे पहला प्रश्न है कि पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। तो पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया था? पुरुराज ने अलक्षेंद्र के साथ में युद्ध किया था। तो आंसर आप देंगे कि पुरुराजः अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि नरः किम हित्वा न शोचसि। तो इसका आंसर होगा क्रोध। तो आप ऐसे लिखेंगे कि नरः क्रोध हित्वा न शोचसि। प्रश्न संख्या 3 कि भारतीय संस्कृतेः मूलम किम अस्ति। भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? तो भारतीय संस्कृति का मूल जो है ये कुछ इस तरीके से है कि विश्वस्य, किस तरीके से है? विश्वस्य स्रष्टाः ईश्वरः, विश्वस्य स्रष्टाः ईश्वरः एकः एव अस्ति। यानी कि विश्व एवं सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर एक ही हैं। तो आप लिखेंगे कि भारतीय संस्कृतेः मूलम विश्वस्य सृष्टाः ईश्वरः एक एव अस्ति। यानी कि भारतीय संस्कृति का मूल है कि विश्व एवं सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत। चंद्रशेखर ने अपने पिताजी का नाम क्या बताया था? तो इसका आंसर है कि स्वतंत्र। चंद्रशेखर ने अपने पिताजी का नाम स्वतंत्र बताया था। प्रश्न संख्या 10 कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना। कौन कौन सा? जीवन में अनुशासन का महत्व, या फिर प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, देश प्रेम, या फिर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो क्या है इसमें से? इस समय आप देखिए हमारे चैनल पर पूरे निबंध की सीरीज चल रही है और डेली आप लोगों को 2 से 3 निबंध जरूर से मिल जा रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल के साथ बने रहिए और डेली निबंधों की एक एक करके सीरीज आ रही है। ये भी जितने निबंध आपको दिखाई दे रहे हैं, जीवन में अनुशासन का महत्व, प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, देश प्रेम, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये सारे निबंध हम लोग एक एक करके सारा करवा देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था सॉल्यूशन के साथ में, ये आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। और एक बात ज़रूर से याद रखिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हाँ, मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए आप सभी। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे ज़रूर से पूछ लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।